गुड आफ्टरनून सर। मैं तुम्हें लोग का देख रहा था। गुड आफ्टरनून। एक्सक्यूज मी सर, आपने कल चैप्टर स्टार्ट करवा दिया था क्या? एक्चुअली मैं कल एब्सेंट था। हाँ जी कल क्या 2 दिन पहले से स्टार्ट है। अच्छा सर। सर आई एम ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। चलिए आप लोग बोर्ड दिख रहा है। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पर थे श्रेया, जरा दिखाना था कॉपी। लास्ट क्लास में कहाँ पर थे श्रेया? एनीवन शो नोटबुक? सर मैं दिखाऊं? हाँ दिखाओ। कब बोल रहे हो सर? किसी कोई भी दिखा दे, क्या दिक्कत है, मुझे पता चला क्या पढ़ा रहा। बेटा मूवमेंट तेजी से ना करो कॉपी की, नहीं यस सर दिखा रहा हूँ सर, एक सेकेंड। सर आपने पहले तो ये डिराइव करवाया था 3D वाले के अंदर वेक्टर का, उसके बाद सर क्वेश्चन करवाया था लास्ट एक, वे इसी पे बेस था। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने। गुड, थैंक यू। तो हाँ राहुल बताओ, मीटिंग इज लॉक्ड। मीटिंग लॉक कैसे हो गया भाई? तुम लॉक की हो गया राहुल? नहीं सर आपने अभी किया है। सर आप ही ने किया लॉक? हमने किया है? नहीं हम कैसे लॉक कर सकते? सर कंट्रोल आपके पास ही है। आ रहे ना पर 3 डॉट बने हुए आ रहे हैं। यार सबमिट करते हो वहीं पे तो है। मीटिंग ऑप्शन में मीटिंग ब्लॉक का ऑप्शन कहाँ आ रहा है इसमें? सर जहाँ से आप अटेंडेंस लेते हो वहाँ पे क्लिक करो एक बार। अच्छा है ना? अच्छा आ गया। हाँ गलती से लग गया होगा हाथ से। सर आज हम कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे? अब वेट कर लीजिए, आज पढ़ेंगे टॉपिक जो है उसके आगे है। तो हमने कल की क्लास में बात किया था पैरेलल ऑफ वेक्टर एडिशन पर, यानी कुछ वेक्टर्स कितने तरह के जो यूजफुल थोड़े से हैं मैंने लिखवा दिया था, है ना, जो फिजिक्स में थोड़ा बहुत यूज में आएगा। और आज हम बात करेंगे इसी के ऊपर वेक्टर सब्ट्रैक्शन, multiplication of a scalar with a vector, dot product and cross product, and after that if I get the time then we'll definitely solve the problem based on the vectors, right? तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन की मैं बात करने जा रहा हूँ। मैं एक बार आप लोग का अटेंडेंस ले दूं। सर हाँ जी बोलिए। अब आपकी आवाज नहीं सर फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास कब तक चलेगी? एक्स्ट्रा क्लास है कि एक्स्ट्रा क्लास है क्या? सर मंडे को लगाई है। ये मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं मांगा था। सर 3 क्लास हो जाती है ना उस दिन, फिर स्कूल की भी हो जाती है, फिर पूरा दिन है ना स्क्रीन की टाइमिंग ऊपर मुश्किल हो जाता है। अच्छा सर फिजिक्स की भी है, केमिस्ट्री की भी है, मैथ की भी है, फिजिक्स की तो होती ही नहीं ना मंडे को, इसलिए पूछ रहा हूँ। पता नहीं वो वेंकट सर किसी वजह से लगाए, गोली से बात कर लो, है ना। अब बोलो भाई श्रेया तुम क्या कर रही हो? सर वो मैं क्वेश्चन रूल बोल रही थी आपको। अच्छा ठीक है, वो फिर मैं शुरुआत कर दिया है। आज मौका मिल रहा है लास्ट क्लास से ना, दूसरे क्लास का जो बीच में टाइम मिलेगा, अगर केस नहीं मिलता है बना दो, डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। सर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करवा दिया आपने? नहीं भैया अभी सब्ट्रैक्शन नहीं बताया तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहाँ से आ जाएंगे यार, बोलो। हेलो तुम क्लास में नहीं रहते क्या बेटा? क्लास में नहीं रहते हो सर रहते हैं। तो फिर ये तो क्वेश्चन भी पूछना चाहिए।
कल क्लास में सर थे? जब जब शुरू में पूछा था ना कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए और उसके लिए डिवीजन के लिए एप्लीकेबल होता है, तो उस टाइम हाँ, क्या हो, क्या चीज बोलो, आवाज कर ली। देखो भाई सर ऐसा, मैंने सोचा वेक्टर है ना, वेक्टर जो होता है ना सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के चलो लिए ठीक एप्लीकेबल नहीं ठीक होता, ठीक, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, गलत जान, चलो देखो। देखो वेक्टर सब्ट्रैक्शन एक्चुअली क्या है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन जानने से पहले पहले नेगेटिव आप वेक्टर नहीं जानेंगे। आप वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर, आप वेक्टर नेगेटिव वेक्टर लिख देते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक कोई वेक्टर ए दिया गया है, और इसका डायरेक्शन बदल के हम माइनस साइन लगा दें तो इस वेक्टर का नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस होकर के लिखता है। अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट लिखते हैं आर इज इक्वल टू, आप थोड़ा लाउड बोलिए प्लीज। कोई बात नहीं, शांत रूप बोलने लूंगा मैं अभी। वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर ये हो गया। अब जब इसको ऐड करते हैं तो हम करते क्या है कि वेक्टर एडिशन इज डिफाइंड, जैसा हमने बताया था, तो माइनस साइन के साथ इसको लिखेंगे तो ये एक नल वेक्टर दे देगा। इसको बोलते हैं बेटा नल वेक्टर। नल वेक्टर यूं समझो कि इसका मैग्नीट्यूड होता ही नहीं है ना, इसीलिए इसको नल वेक्टर बोलते हैं। मैथमेटिक्स में ज्यादा डिटेल में पढ़ूंगा। तो किसी भी वेक्टर का अगर नेगेटिव करना हो तो उसका डायरेक्शन रिवर्स करके माइनस साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो अब आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है, बताओ जरा। यस सर, अब ठीक आ रही है। यस सर। सर पहले भी ठीक ही थी, आपकी आवाज नहीं जाती कभी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलो कभी कभी हो जाता है, इंसान है, कभी धीमी आवाज निकल सकती है। लिखिए, इसमें क्या करते हैं हम कि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स करके हम उसके आगे माइनस साइन लगा देते हैं तो उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होगा। इफ ए रिवर्स द डायरेक्शन of a vector and put on negative sign before the vector, negative sign before the vector is called the negative vector of the given vector. Of the given vector. तो इसी का इस्तेमाल हम करते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन में। यहीं पे लिख रहा हूं वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ, द वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। चलो पहले फिगर बना देता हूँ फिर लिखता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये एक वेक्टर ए है, और यहां से एक वेक्टर बी ऐसे दे दिया गया है। अगर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना हमको, तो हम क्या करेंगे कि दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी, ये एंगल थीटा है। तो वेक्टर बी का हम अपोजिट वेक्टर डायरेक्शन रिवर्स किए, मैग्नीट्यूड सेम रखे, और यहाँ पर माइनस बी हमने लिख दिया। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये है, the resultant
वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, ऐसे इसी को हम जब वेक्टर सबट्रैक्ट में ऐसे आ जाए, बेसिकली ये एडिशन ऑफ ए वेक्टर विथ ए नेगेटिव वेक्टर है, ये बात समझिए। इसीलिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ही ऑपरेशन है। सबट्रैक्शन इज जस्ट एडिशन ऑफ ए वेक्टर विथ ए नेगेटिव वेक्टर। अब देखिए, जैसा मैंने कल भी पढ़ाया था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कहाँ से मेजर करेंगे, जहां दोनों का टेल या हेड कोइंसाइड करे। तो वेक्टर ए को हम डैश डैश लाइन से आगे बढ़ा दिए हैं, तो वेक्टर ए का टेल यहाँ रख दिया, माइनस वेक्टर बी का भी टेल यहाँ कोइंसाइड कर गया। तो ये वाला जो एंगल हुआ, दैट इज पाई माइनस थीटा, इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर बी। मैं लिख रहा हूं, इन वेक्टर सबट्रैक्शन ठीक है, वेक्टर सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड बी we will add the vector A with the negative of vector B as shown in figure। अब यहां पर देखिए, लिख भी दे रहा हूं मैं, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर बी इज पाई माइनस थीटा। तो चूंकि वेक्टर एडिशन है, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जब हम लेंगे, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कॉन्स विद माइनस साइन, तो आर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये दो वेक्टर के सबट्रैक्शन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का। इतनी बात समझ में आई बेटा? इतनी बात आपको एक चीज में Yes, sir. क्वेश्चन करवाया था उसमें भी है यस सर। सर, जो आप ये कर देते हो पाई माइनस थीटा, सर ये कैसे करते हो? यहाँ पे 180 माइनस थीटा नहीं कर सकते? तो पाई को लिखते कहाँ यार? पाई किसकी वैल्यू है? तो ये भी नहीं पता है बेटा। 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री रेडियन। विकास, क्या बात है भाई? ओके सर। नहीं, ये तो गलत चीज है ना, ये आपको पता होना चाहिए। पाई बोलते हैं 180 को, पाई बाय 2 बोलते हैं 90 डिग्री को, पाई बाय 4 बोलते हैं तुम्हारा, पाई बाय 6 बोलते हैं 30 डिग्री को, पाई बाय 3 बोलते हैं 60 डिग्री को। यू मस्ट नो दिस थिंग्स ना, यू विल स्टडी इन क्लास 9th यार। ये सारा चीज आप पढ़ रखे होंगे 9th क्लास में। ओके सर। सर ओके नहीं ओके। विकास जरा ऑन म्यूट होइए आप और वीडियो ऑन करिए। आई वांट टू डायलॉग विथ यू ऑन ए वीडियो। वीडियो ऑन करिए इमीडिएटली, वीडियो ऑन करिए, अदरवाइज आई विल कॉल टू योर पेरेंट। आपको एक हिदायत देता हूं मैं, ये सारी चीज जो पाई Yes, पाई sir, I बाई will. 2, एक मिनट लिसन अनम्यूट हो, पाई पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 4, पाई बाई 6, 2 पाई, ये सब कंठस्थ होना चाहिए अगली क्लास तक। ठीक है बेटा? तो आप क्या ओके सर, सॉरी सर। नहीं गुड सर मैं सॉरी। पूछ रही थी, वो मेरा नेट चला गया था कि आपने पाई माइनस थीटा जो लिखा है, वो आपने ए को जो ए वेक्टर है वो जब एक्सटेंड होगा वो तभी लिखेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल वहीं से मेजर करते हैं जहां दोनों का टेल या हेड कोइंसाइड करे, है ना? हर जगह थोड़ा यस सर। तो यहाँ पर देखो कि वेक्टर ए को एक्सटेंड कर दिए हम, और आपका वेक्टर माइनस बी जो है हमारा जो वेक्टर है
ठीक है, उसको हमने आगे बढ़ा दिया। समझ में आ रही बात? यस सर, आ रही है। हाँ हाँ, इसलिए उसको लिखेंगे। ठीक है, सर चलिए। cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा के इक्वल होता है। हाँ बेटा, पता नहीं है, पता है ना बात, ये बताओ, मैंने एक बार बताया भी था क्लास में। ठीक है, तो दिस इज यस सर, ये तो याद है सर, ये तो बताया था आपने पिछली बताया क्लास में। वेक्टर सबट्रैक्शन। अब जैसे मान लो कि सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, इफ टू वेक्टर्स a and b are defined as a and b are defined as कि वेक्टर ए को हमने लिख दिया एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप डी जेड के कैप। फाइंड पहला पार्ट a plus b and also find its modulus। फिर सेकंड a minus b फाइंड आउट करिए, also find its modulus। तो देखिए सर मेरी ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो, तो क्या करूं मैं, बताओ बेटा, कोई रिकॉर्ड कर लो यार। रोहित, रोहित का माउस आ। बता दो, वो नेगेटिव वाला तो समझ आ गया था। अच्छा अच्छा, तुम्हारी आवाज भी धीमी आ रही, कहाँ से बेटा? ये वाली बात समझ में आ गई थी ना? तो देखो एक वेक्टर ए दिया है, नीचे वाला डायग्राम यहाँ से बता दो। हाँ बता रहा हूँ। दूसरा वेक्टर बी ऐसे दे दिया गया, तो मान लो a माइनस बी हमको करना है, तो क्या करेंगे कि b वेक्टर को रिवर्स करके माइनस साइन लगा देंगे, तो वेक्टर a में b को ऐड करेंगे माइनस b को, तो हमने लिख दिया r इज इक्वल टू a, क्योंकि एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर टेल शुरू करते तो माइनस b वेक्टर का टेल वेक्टर के हेड शुरू किए, रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट वैल्यू हो जाएगी a प्लस माइनस वेक्टर b, तो r की वैल्यू a माइनस b आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए यही बात मैंने लिख दिया, इन वेक्टर सबट्रैक्शन द वेक्टर ऑफ सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर a and b will add a vector a with negative of vector b as shown in the figure। नेगेटिव ऑफ वेक्टर b के साथ वेक्टर a को ऐड किया, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कहां से मिल जाए, दोनों का टेल कोइंसाइड करे, तो वेक्टर a को थोड़ा एक्सटेंड कर दिए, तो ये पूरा एंगल पाई होता, ये थीटा है तो पाई माइनस थीटा हो गया। फिर जो वेक्टर एडिशन का फार्मूला, रिजल्टेंट का फार्मूला होता, कल निकाले थे हम लोग, r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है, थीटा की वैल्यू पाई माइनस थीटा रख देंगे, जब पाई माइनस थीटा रख देंगे अब देखिए कि कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है। अब इसमें देखो, अब हम क्या करें कि a की जगह पर वैल्यूज रख दें ax i प्लस ay j प्लस az k bx i j प्लस bz k। अब आप i वाला इसमें करते क्या? हाँ जी बोलिए। आई का आई के सर और जे का, अब चुपचाप पहले एक मिनट बैठे रहो फिर पूछना बेटा, जब बोले तो तुम बोले नहीं, एक मिनट बैठ जाओ बस, एक मिनट चुप हो जाओ थोड़ा सा, 2 मिनट में बस मैं लिख लेता हूँ तब बोल रहा हूँ। देखो ऐसा करते हैं, जब भी एडिशन करते हैं तो आई वाला जो कंपोनेंट है उसको आई के साथ, जे वाला जो कंपोनेंट है उसको जे के साथ, के वाला जो कंपोनेंट है उसको के साथ जोड़ता है। अब बोलो आप क्या कर रहे थे, बोलो बेटा, बोलो क्या कर रहे थे आप? सर मैं कह रहा था कि सर जैसे ए एक्स आई कैप है और सर जे कैप है, सब जब जब इनका सबका एडिशन करेंगे तो सर आई कैप को आई कैप वगैरह के साथ करेंगे।
हाँ, और जे के साथ के के साथ। ठीक है स्टूडेंट? ओके सर। तब देखो उसी तरह से वेक्टर आर को भी हम 3 पार्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, आर वाई जे प्लस आर जेड। अगर हम इसे कंपेयर करें तो एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर जो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा। वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई हो जाएगा। और जेड कंपोनेंट जो हो जाएगा वेक्टर आर का हो जाएगा ए जेड प्लस बी जेड। अब जैसे मान लो हम आर का मॉडुलस लें तो मॉडुलस ऑफ आर क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। तो आर एक्स की वैल्यू आपकी हो गई, यहाँ पर हमने निकाल रखे थे, ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। आर वाई की वैल्यू हो गई ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। एंड आर जेड की वैल्यू हो गई ए जेड प्लस बी जेड का होल स्क्वायर। इट इज लाइक दिस। अंडरस्टूड? समझ गए? यस सर। ठीक है। Yes, इसी तरह से अगर आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है तो हम क्या करेंगे? ए की जगह पर ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के लिख देंगे, माइनस बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप लिख देंगे बेटा। इसमें भी आई के साथ आई को भी लिखेंगे, ए एक्स माइनस बी एक्स आ जाएगा, आई कैप बाहर निकाल लो, ए वाई माइनस बी वाई हो जाएगा, जे कैप बाहर निकाल लिए और ए जेड माइनस बी जेड हो जाएगा, के कैप हमने बाहर। अब हम अगर इसका मॉडुलस लें तो जैसे ऊपर किए थे आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर होता है। यहाँ पे आर एक्स क्या होगा? ए एक्स माइनस बी। आर वाई क्या होगा? ए वाई माइनस बी वाई। आर जेड क्या होगा? ए जेड माइनस बी वाई। ये इसका मॉडुलस हो जाएगा ए एक्स माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, ए वाई माइनस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड माइनस बी जेड का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। जैसे एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सर ये 3 डायमेंशनल वेक्टर दिए थे जो आपने दिए थे, आई जे के आगे तो 3 ही डायमेंशन में होगा बेटा। तुम्हें और भी सर जब नॉर्मल मिलते हैं तो मतलब उसमें आई जे के नहीं देते वो लोग नॉर्मल। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। या तो लिख के देंगे वो, और नहीं तो कई बार दूसरे ढंग से भी लिख देते हैं। ठीक है ना? चलो मैं अभी इसी के साथ मैं पोजीशन वेक्टर की बात करता हूँ, तब तुम शायद समझ पाओगे। तो वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, उसको पहले एक एग्जांपल और लेता हूँ जो न्यूमेरिकल डाटा के साथ। इफ a vector A is equal to 3i plus 5j plus 2k and vector B is equal to आपका 2i plus 4j माइनस k, ऐसा दे दिया जाए। ठीक है, फाइंड पहला पार्ट a plus b and its modulus। दूसरा a minus b and its modulus। फटाफट पता करिए आप और बताइए मुझे। ये साल तो बताइए, 2-3 मिनट समय दिया, फटाफट करिए और बताइए।
क्या हुआ? इसका माइक ऑन हो गया भाई। हेलो, हेलो। सर हो गया। यस सर हो गया। अच्छी बात Sir, है, मैं done. भी कर देता हूँ, हो गया। मैं भी कर देता हूँ। यस सर। तो हमें a प्लस बी चाहिए, बहुत आसान था ये करना। a की जगह पे 3i प्लस 5j प्लस 2k प्लस b की वैल्यू 2i 4j माइनस 2, तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 5 प्लस 4 9j हो जाएगा, 2k माइनस k प्लस यस 2। सर, ये सर हो गया। इसका मॉडुलस से हम लेंगे 25 प्लस 49 प्लस 1 यानी 75 है। हाँ 49 नहीं सर, 81 सर। अच्छा, हाँ सॉरी सर, सर 81 आएगा नहीं। हाँ कोई नहीं, Yes, कोई नहीं, ठीक है ठीक है। रूट 107 होगा सर। अरे कोई, हाँ तो ये 81 और ये 82 यानी कि आपका हो जाएगा, और आपका 82 और ये 20 यानी 107 107 आ गया। 107. ठीक है, इसी तरह से a माइनस बी अगर हम करेंगे तो आपका हो जाएगा a की वैल्यू 3i 5j प्लस 2k माइनस 2i प्लस 4j माइनस, तो 3 माइनस 2i सर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप हो जाएगा। प्लस j कैप प्लस 3k कैप हो जाएगा। वेरी गुड। और इसका मॉडुलस हम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? रूट 11। सर 11 सिलेंडर रूट 11। हाँ रूट, थैंक यू वेरी मच। आइए अब हम जरा यही लगे हाथ पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, बहुत यूज है फिजिक्स में इसका, इसलिए बता रहा हूं। पोजीशन वेक्टर है क्या? मान लीजिए, सर एक बार स्क्रॉल अप कर दोगे आप? लो भाई कर दिया, बल्कि नेक्स्ट पेज पर मैं करूंगा, नोट कर लो जल्दी से। हो गया सर। थैंक यू। सर और ऊपर लो आगे बढ़ू? यस सर। यस सर। मैं अब नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। हैंग होने लगा सिस्टम। देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एनीबॉडी कैन आंसर पोजीशन वेक्टर, कोई जानता होगा तो? वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, कहाँ पढ़े बेटा? सर वो तो यूनिट सर, वो- वेक्टर का होता है, मैग्नीट्यूड 1। ओरिजिन से जो वेक्टर ज्वाइन करता है किसी पॉइंट को, उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। जो किसी रेफरेंस फ्रेम में किसी पॉइंट से, ओरिजिन से किसी पॉइंट को लोकेट किया जाए, उसी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। बिल्कुल सही है, कौन बताया था? सर मानस। बहुत बढ़िया बेटा। देखो ऐसा है, नाम ही अपने आप को क्लियर कर रहा है, किसी न किसी की पोजीशन को, तो पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट से लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन भी होता है ना? तो हम 3 डायमेंशनल एक्सिस ले लेंगे, मान लो, या 2 भी रह सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कितने कोऑर्डिनेट्स। सो दिस यू कैन से एक्स एक्सिस, y axis, z axis, दिस इज ओरिजिन। मान लीजिए कोई पार्टिकल किसी कर्व पाथ पे चल रहा है,
I've taken a particle is moving on a curved path. और इस कर्व पाथ पे किसी पॉइंट को हम लोकेट करना चाहते हैं. I have drawn a vector to this point. This vector is called as position vector. तो मान लो कि इसको हमने पॉइंट P कह दिया. एक दूसरा पॉइंट भी हम ले सकते हैं यहाँ पे. दिस पॉइंट इज हियर समथिंग. इसको हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया है. ये पॉइंट Q है सपोज. Here is the point Q. Here is the point P. तो देखिए, और P और Q को अगर हम ज्वाइन कराएं, जैसे एक वेक्टर के हेड से दूसरे के टेल से उड़ता है, तो ये OP वेक्टर है के हेड से, इसका टेल से उड़के इसको ज्वाइन करा दिए. तो देखो इसको बोलेंगे वेक्टर P. तो ये हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर R1, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर R2, और ये वाला हो जाएगा डेल्टा R. तो अब चूंकि 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा गया है, तो कई बार आपको क्वेश्चन में x1, y1, z1 ये p का कोऑर्डिनेट, q कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 ऐसा लिखा मिलेगा. तो कोई सा वेक्टर जिसे मैं थोड़े समय लिख लूंगा, यहाँ लिख ही दे रहा हूं. एक point is located, ठीक है, located from the reference point its origin in 2R 3-dimensional space ठीक है, space. The vector joins the point R या और V के लिखा आपने R या और AR 2R 3-dimensional space. The vector joins the point with the origin is called the position vector. ठीक है. तो जैसे देखो यहाँ पर अब हमको R1 वेक्टर देखना है, हम क्या करेंगे, x1 तो हम x एक्सिस पे मेजर करेंगे, i कैप के साथ लिखेंगे, प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ऐसे, क्योंकि x एक्सिस पे y एक्सिस, y1 y एक्सिस पे और z1 z एक्सिस पे मेजर करें. सिमिलरली अगर q पॉइंट को हम रोटेट करें, सॉरी ज्वाइन करें, तो पोजीशन वेक्टर R2 हो जाएगा x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप से हम रिप्रेजेंट करेंगे. अब देखिए वेक्टर एडिशन का रिजल्ट लगाए हैं, तो वेक्टर OP के हेड से वेक्टर PQ का टेल शुरू हुआ है, तो वेक्टर PQ इज इक्वल टू वेक्टर OP लिखेंगे. तो वेक्टर PQ को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर OP, सॉरी यहाँ गलत लिख गया है, ये क्या था, OQ था, P नहीं था, ये दिस इज OQ था. वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ इज इक्वल टू वेक्टर OQ. R1 के हेड से जो कि वेक्टर OP है, वेक्टर PQ का टेल शुरू हुआ है और इसको ज्वाइन किया गया है वेक्टर OQ से. तो PQ वेक्टर अगर निकालना हो तो OQ माइनस OP लिखेंगे. इसको लैंग्वेज में लिखें तो बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P. लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं. तो PQ जो हमारा डेल्टा R है, डेल्टा R से रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है, ये एक वेक्टर है
क्योंकि ओरिजिन से थोड़ी इसकी व्याख्या इसे वेक्टर। OQ कितना है? OQ R2 है, R2 माइनस R1। तो R2 क्यों ये इस्तेमाल पड़ेगा तुम्हारा वर्क पर एनर्जी में डिस्प्लेसमेंट निकालने। इसको और पूछा जाए पार्टिकल कर्व पे चल रहा P से Q तक गया तो डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट करेंगे? शॉर्टेड डिस्टेंस डेल्टा R पर। ठीक है, तो R2 की वैल्यू x2 I कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस R1 की वैल्यू x1 I कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप से लिखेंगे हम। अब यहां से देखिए दिस इज x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ये डेल्टा R होगा। अगर हम इसका मॉडुलस भी लेना चाहें तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग निकाले थे, क्या आ जाएगा बच्चों? I के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो इसके ऊपर भी एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, ये z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। आगे चलकर जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे ना तो 3 डायमेंशनल स्पेस में इसी को डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स भी कहेंगे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर याद होगा आपको। अगर 3D ज्योमेट्री ही पढ़ोगे मैथमेटिक्स में तो यही वहां पर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला होगा, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है। ये बात समझ में आई नहीं है? हाँ बोलिए। अभी सर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट तो x और y होते हैं ना, तो फिर z क्या सिंबलाइज करता है? दीपेश कुमार बेटा, मैंने बोला कि जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला अगर xy प्लेन में होगा तब आएगा d बराबर अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वहां z1 और z2 जीरो हो जाता है। अच्छा, अब अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में है x y z एक्सिस तीनों कोऑर्डिनेट है तो तीसरा कोऑर्डिनेट भी मिलेगा। ये आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में 12th में, समझे? ठीक है सर। सर ठीक, बोलिए बोलिए बेटा। सर मुझे ये पूछना है कि यहाँ पर R2 को हम रिजल्टेंट वेक्टर बोल सकते हैं? R2 को रिजल्टेंट वेक्टर हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, दो वेक्टर के एडिशन का। ओके सर। ठीक है सर पोजीशन वेक्टर को हम R से डिनोट करते हैं। हाँ जी, इसके लोग की किताब में इसको रेडियस वेक्टर भी बोलते हैं, कई नाम है रेडियस वेक्टर, मतलब रेडियस तो है। सर जरा ऊपर की हो गया बच्चों? बहुत कुछ ही पढ़ा, थोड़ा जल्दी चलिए। सर आपने जो इससे पहले जो क्वेश्चंस बताए थे जो आपने करवाया अभी, जिसमें आपने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट किया था, तो यहाँ पर तो आपने रिजल्टेंट वेक्टर का मॉडुलस लिया था, तो सर यहाँ पे आपने फिर डेल्टा आर का मॉडुलस क्यों लिया? वो तो रिजल्टेंट वेक्टर नहीं है। अरे हम PQ का निकालना चाह रहे थे, जरूरी थोड़े कि वहां तो पूछे थे अपने रिजल्टेंट वेक्टर का निकालो। ओके सर, मतलब किसी का भी ले सकते हैं, वहां पे बस पूछा गया था इसलिए हमने नहीं लिया था। बिल्कुल, जो पूछा जाएगा उसका आप लेंगे। ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना था इसलिए मैंने ले लिया। हो गया ये बेटा? यस सर, आगे बढ़िए। यस सर। चलिए यस सर। चलो एक क्वेश्चन मैं यहीं पर ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। अब पार्टिकल, ठीक है, बल्कि ऐसे बनाता हूँ, द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इन XY प्लेन, Z प्लेन नहीं ले रहा हूँ, is 1, 2 at initial time after some time its location becomes 3, 4. Find the
magnitude of displacement vector. √8 सर। अब देखो इसमें है क्या, जिनको समझ में आ गया वो तो कर दिए, तो हम फिगर बार बार नहीं बनाएंगे, या चलो एक बार और बना देते हैं। तो यहाँ एक्स वाई प्लेन लेना है, क्योंकि दो ही कोऑर्डिनेट दिया गया है और लिख भी दिए एक्स वाई। मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोई पॉइंट P है, जैसे कोऑर्डिनेट ये है, और ये एक पॉइंट Q है यहाँ पे, सपोज कहीं पर देखो, एक जस्ट हम लोकेशन चूज कर ले रहे हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट है 1,2, इसका कोऑर्डिनेट है 3,4। So let this point is P, this point is Q. अब इसका रिजल्टेंट हम लेंगे, रिजल्टेंट करेंगे, दोनों पॉइंट को मिला देंगे, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अभी हम लोग देखे थे। तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, दिस इज वेक्टर R1, दिस इज वेक्टर R2 एंड दिस इज वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा R। तो देखिए वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ, क्योंकि इसके हेड से इसका टेल जुड़ा है, इज इक्वल टू वेक्टर OP। तो हमें PQ पता करना है। वैष्णवी देखिए PQ पता करना है, इसलिए मैं ऐसा लिखा। OP की वैल्यू R2 है, ये R1 है और ये डेल्टा है। तो R1 को हम क्या लिख सकते हैं, X वाला कंपोनेंट 1 है, Y वाला 2 है, तो I प्लस 2J। R2 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 3i रुक जाओ 3i 4j कैप। 3i प्लस 4j कैप। वेरी गुड। अभी वैल्यूज उठा के यहाँ रख दें, तो R2 की वैल्यू हो गई प्लस 4j माइनस I प्लस 2j। व्हाट वी गेट, दिस इज 2i प्लस 2j, यही आएगा डेल्टा R2। यस सर। अब हम इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो आई कैन टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन। सो मॉडुलस ले लें इसका, तो मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर इज √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इन 4 प्लस 4 8, नहीं 2√2 हो गए। ठीक है, ऐसा निकालते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। किसी को दिक्कत यहाँ तक? एनीबॉडी फील्स एनी प्रॉब्लम? ओके। ये कंडीशन कब तक वैलिड हो सकती है? कौन पूछ रहा है? सर संस्कार। संस्कार, ये कंडीशन की वैलिडिटी के लिए कोई दिक्कत नहीं, कभी भी लगा सकते हो कंडीशन। इसमें क्या वैलिड करना है, ये तो जस्ट वेक्टर एडिशन है बेटा, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं दिया गया है, इसी लिमिटेशन में काम करेगा। ठीक है, समझे संस्कार? ओके सर, यस। अब देखो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। एक छोटी सी चीज और कंफर्म करनी है सर। बोलो सर। मैथ्स में पढ़े थे सर, जैसे डिस्टेंस फॉर्म, वो तो सर ऑर्थोगोनल एक्सिस के लिए ही था, तो ये भी तो ऑर्थोगोनल एक्सिस के लिए ही होना चाहिए सर। बिल्कुल, एक्सिस देखो ना, ऑर्थोगोनल है। मैथ्स में पढ़े थे, मैथ्स में पढ़ा दिया गया क्या ऑर्थोगोनल एक्सिस के लिए? नो सर, अभी तो नहीं पढ़ाया सर 9th 10th में। कौन पढ़ाया था 9th 10th? यार बड़ा बढ़िया पढ़ाया था इसका सर। एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था ना। अच्छे से पढ़े हो तुम इसका मतलब, बहुत बढ़िया। मैंने तो बताया भी था कि ऑर्थोगोनल एक्सिस के डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ये। फिर मैंने, आप लोग को याद होगा, कहा था कि एसएल लोनी में एक क्वेश्चन है जिसमें बस बताया था ड्राइव मैथमेटिक्स में पूछना अच्छी बात है मेरे लिए, जो रिक्वायर्ड होता है। थैंक यू वेरी मच। तो आगे बढ़ूँ मैं?
सर प्लीज। हाँ, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। तो एक बात समझ लीजिए, किसी भी वेक्टर के साथ अगर किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो डेफिनेट तौर पर चेंज होगा, ठीक है। डायरेक्शन या तो उसी डायरेक्शन पर रहेगा तो वेक्टर को मिलेगा नया वेक्टर, या उसका डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगा, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं। तो मैं इन जनरल लिख रहा हूं, इफ अ वेक्टर is multiplied with a scalar, it gives a vector. It gives a vector. Suppose a scalar lambda is multiplied with a vector b, we get another vector a, which is defined as a is equal to lambda times of b. ठीक है, these two vectors are parallel to each other, a and b are parallel to each other, ठीक है। पैरेलल में आपका सेम डायरेक्शन भी आता है और अपोजिट भी आता है, थीटा 180 डिग्री। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर लूं मैं कि एक वेक्टर ए, a vector b is defined as b is equal to 2i plus 3j plus 4k, ठीक है। सर वो स्केलर कोई भी हो सकता है ना? हाँ, इट इज मल्टीप्लाइड। अभी लेते हैं और भी एग्जांपल विथ a scalar quantity lambda is equal to 2, ठीक है, 2, find the magnitude of new वेक्टर ए। तो हमने देखा कि जब किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते तो एक वेक्टर मिलता है। तो बड़ा सिंपल है ये, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल फिजिक्स में मिलेंगे, अभी लेता हूं मैं। तो मान लो वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, तो लैम्डा की वैल्यू 2 यहाँ रख दें, पी की वैल्यू 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये हो जाएगा 4i प्लस 6j प्लस 8k। अब इसका मॉडुलस अगर हम लें तो आप देखिए यहाँ पर मॉडुलस क्या आ जाएगा, 16, 36, 64, 100, 116 आ गया। लेकिन अगर हम वेक्टर बी का मॉडुलस लेते तो वो क्या आता, वो तो सिंपली 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाता 4 प्लस 9 प्लस 16, ठीक है। 9 6 15, कितना 15 जा 29 आ रहा ना? यस सर। 29। यस सर। तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन दोनों का अगर यूनिट वेक्टर निकालें तो सेम आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ गया।
तो अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो निश्चित ही बदलना है, ये बात आप समझ लीजिए। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे मैं जा रहा हूँ। सर एक बार लिखने दो। एक सेकंड रुक जाओ, पहले पेज प्रिंट कर लूँ, लिख रहा हूँ। लो बेटा लिखो। सर आपने लिखा रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। तो यहाँ पे जो कहते हैं इसको ट्रांसपोज करेंगे बी वेक्टर को एलएचएस पे, तो क्या ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर लैम्डा बन जाएगा, स्केलर बन जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो बिल्कुल गलत। अरे यार क्या बोलते हो तुम, शुरुआत में पहले दिन ही बताया था मैंने कि वेक्टर डिवीजन इज नॉट डिफाइंड। ये क्या उल्टा सीधा कर रहे हो? दो वेक्टर का डिवीजन पॉसिबल है नहीं, कैन नॉट राइट ए वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा, नो नेवर। अगर आप वेक्टर ए का मॉडुलस डिवाइड बाय वेक्टर बी का मॉडुलस तो लैम्डा लैम्डा आ जाएगा, समझे? सर ठीक है, अभी आगे बता देंगे कि वेक्टर डिवीजन इज नॉट डिफाइंड। तो दो ही तरह का ऑपरेशन होता है, बताया नहीं बताया मैं? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यस सर, बताया था आपने स्टार्टिंग में, लिखवाया भी है। डिवीजन कहाँ से, हाँ डिवीजन कहाँ से कर दिया भाई? क्या थोड़ा ठीक ढंग से पढ़ा करो बेटा। चलिए समझ गया ना? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर तुम जो पूछ रहे थे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इट इज नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट राइट समझ लीजिए। You can write lambda is equal to mod of vector A upon mod of vector B. You can write like this. It is correct. दो वेक्टर का डिवीजन not defined है. The division of two vectors are not defined. फिर से लिख दे रहा हूं, not defined. डिवीजन ही पॉसिबल है ना, बाकी के तीन ऑपरेशन पॉसिबल हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। फिर गलत बोल रहे हो, मैंने कहा केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सब्ट्रैक्शन इज द एडिशन ऑफ ए वेक्टर विद अ नेगेटिव वेक्टर। क्यों अपना दिमाग लगाते हो? जितना कहता हूं उतना सुनो ना। समझ में आया या फिर एक बार बताऊं मैं? नो सर, आगे समझ। हाँ याद रहना चाहिए एकदम। ये स्कूल वाले सब्ट्रैक्शन कराते हैं वहां करते रहिएगा। एडिशन के फॉर्म भाई सब्ट्रैक्शन लिखते हैं। चलिए जैसे मान लो द एक्सेलरेशन या द वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट is given by यहाँ पे बॉडी लिख देता हूँ, of mass m is equal to 2 kg is given by a vector v is equal to 4i plus 2 से, चलो दो ही डायरेक्शन लेता हूँ। Find its momentum. एट आई कैप प्लस 4j कैप। तो मोमेंटम क्या होता है भाई? ये पढ़ेंगे आप लोग। P is equal to वेलोसिटी mp मास दूना। ये भी तो क्या है? स्केलर का मल्टीप्लिकेशन इज वेक्टर। सो लिसन प्लीज, नॉट प्रोडक्ट, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर के साथ। तो m की वैल्यू 2 लिख दीजिए, v की जगह लिख दीजिए 4i plus 3j फिर 2j। तो कितना आ गया भाई? 8i plus 4j हो गई। अगर इसका मॉडुलस लेना चाहें तो 64
into 16 80 हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा। ठीक है सर वेक्टर में ऐसे इजी क्वेश्चन बनते हैं क्या? तुमको आ रहा है इसलिए इजी हो रहा है, अभी तो वेक्टर का क्वेश्चन देखे नहीं, अभी तो मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ। ये सब किस तरह का क्वेश्चन आप लोग करते हैं? अरे क्वेश्चन को इतना डिफिकल्ट बनाया सकते हवा नहीं लगेगा, आपको समझ में आ जा रहा है इसलिए इजी। मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ। विकास डिफिकल्ट क्वेश्चन देखना है, दिखाऊं अभी? हिलेगा ही Yes, नहीं। sir. धीरे धीरे चलते हैं Yes, sir. डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे रहने दो, चुप रहो तुम, दिखा दो, हवा ही नहीं लगेगी। तो पहले उस लेवल पर पहुंचे फिर वहां पे डालता। ये भी इतना इजी भी तो 4 बार बताता हूँ तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, बता ही नहीं पाते हैं। बता तो नहीं कि डिवीजन कर रहे थे सर, आप क्वेश्चन देखना चाहते बड़ा भारी सा। पहले बेसिक जो जिसका इस्तेमाल होता है, जब तक बता दो आईआईटी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता। जिसको ये दिमाग में है कि डिफिकल्ट पूछता है तो वो गलत सोचता है। आईआईटी हमेशा कंसेप्चुअल पूछता है, डिफिकल्ट नहीं। सर हाँ जी सर आपने वेक्टर एडिशन पूरा खत्म हो गया? अभिनव सिंह, यस सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सर आप जैसे जो स्कूल में एक चीज पढ़ा था वो अभी नहीं पढ़ा मैंने। क्या पढ़े थे तुम स्कूल सर वो में? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो मैं एग्जाम्पल में लूंगा, ओके सर। ठीक है, जिसमें ए बी सी वेक्टर हम 3 पैरेलल ले लिए थे, वो भी तो पॉलीगन ही हो गया। तो एग्जाम्पल में लूंगा मैं, ओके सर। ठीक है। आओ अब हम बात कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट, ये पढ़े स्कूल में अभिनव सिंह? यस सर, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ये पहले पढ़ा दिया सब? यस सर, अभी वर्क एनर्जी एंड पावर पे है। अच्छा तब तो पढ़ा दिए होंगे। थोड़ा बताओ बेटा, डॉट प्रोडक्ट के विषय में थोड़ा बताओ, वो पढ़े हो। जस्ट आई एम आस्किंग। Sir, dot product is a symbol of multiplication between the vectors. अच्छा और सर उसकी प्रॉपर्टीज याद है? बताओ जरा। सर डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट्स इन अ स्केलर वैल्यू। हम्म, सर डॉट प्रोडक्ट इज अ कम्यूटेटिव ऑब्वियस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। करेक्ट है। और सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। बहुत बढ़िया। और सर डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इज गिवन बाय a dot b a vector dot b vector mod a into mod b cos theta। मान लो ये दो वेक्टर हैं ए और बी, इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला? दो वेक्टर का जहां हेड और टेल कोइंसाइड करे वहां डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं क्या? बताओ बेटा, कोशिश करो, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा कोई बात नहीं। दो वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जहां उनका हेड और टेल कोइंसाइड करे ले सकते हैं, नहीं ले सकते? नो सर। बहुत बढ़िया। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ two vectors A and B always gives a scalar quantity. So A dot B हम लिखते हैं A वेक्टर का मॉडुलस B वेक्टर का मॉडुलस इनटू cos थीटा। अब देखिए जरा इस, ये है आपका वेक्टर ए मान लीजिए, और ये आपका वेक्टर बी। याद रखिए दो वेक्टर ए और बी जो है उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट तभी लेंगे जब दोनों का टेल या हेड कोइंसाइड करता। पहली बात, थीटा यहां से लिए। तो एक्चुअली करते क्या है हम
कि डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर बी का ए की तरफ या वेक्टर ए का बी की तरफ प्रोजेक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रोजेक्शन। यानी कि ये एक तरह से कंपोनेंट तो समझ रहे हो बात है, इसको हम बी कॉस थीटा लिख देंगे। सिमिलरली अगर मान लीजिए वेक्टर बी ऐसे है और वेक्टर ए ऐसे है, इनके बीच का एंगल थीटा सेम ही फिगर में खींच रहा हूं, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां से हम इस पे परपेंडिकुलर डाल दें और इसी दिस वेक्टर इज बी, दिस वेक्टर इज ए, इसका लेंथ हमको मिल गया ए का बी के तरफ प्रोजेक्शन ए कॉस थीटा। तो इसमें हम ए डॉट बी का मतलब हो गया वेक्टर ए का मॉडुलस इनटू बी कॉस थीटा, और इसमें हम ए डॉट या बी डॉट एक कुछ लिखो, ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू ए कॉस थीटा। यानी दोनों केस में ए डॉट बी चाहे बी डॉट ए, उसकी वैल्यू ए बी कॉस थीटा, या बी डॉट ए ले लिए तो फिर से ए बी कॉस थीटा। इसीलिए हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। सर ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? कि दो वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने का सेंस ये है कि उनके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करें। तो जब भी दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल 0 डिग्री हो, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? उनके मैग्नीट्यूड को सीधे मल्टीप्लाई कर दे, ए इंटू बी कर दे। अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं आपस में थीटा एंगल बना रहे हैं, तो किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट ले करके दूसरे वेक्टर की तरफ फिर उनके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई, यही मैंने किया। यानी बी का कंपोनेंट ए की तरफ या ए का कंपोनेंट बी की तरफ लेके जो भी कंपोनेंट की वैल्यू आएगी इनटू द लेंथ ऑफ दैट वेक्टर गिव्स द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। राइट? समझे बात को? यस सर। मतलब इसका सर रिजल्टेंट का वो आ जाएगा मैग्नीट्यूड? नहीं, रिजल्टेंट नहीं यार, यहाँ बोलेंगे तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, उसका मैग्नीट्यूड ये है। जैसे मान लीजिए कि दो यूनिट वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं सेम ही डायरेक्शन। तो जैसे मान लो हमने अगर आई डॉट आई लिया, यूनिट वेक्टर का मैंने किया 1, ठीक है। तो अगर हम एक लेके दिखाता हूँ मैं, इसका इस आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, इस आई कैप मैग्नीट्यूड, और इनके बीच में क्या होगा? 0 डिग्री, पास 0 वैल्यू यानी 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर जे डॉट जे करें या के डॉट के करें, उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसको सेल्फ प्रोडक्ट भी बोलते हैं, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल हम लेते हैं, द सेल्फ डॉट, आपने नीचे वाली लेंथ को b cos थीटा कैसे करा? किसको बेटा? सर ये डायग्राम में। अरे भाई, ये हाइपोटेन्यूज पता है? यस सर। b, इसको मान लो x मान लो, तब cos थीटा को क्या लिखते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी तो? समझे? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सर हाँ बोलिए। सर हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो मतलब किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उसके कंपोनेंट का जो मतलब पहले वेक्टर की तरफ है उसके इक्वल होता है।
भाई भी मैंने बोला किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और उनके बीच में कुछ एंगल हो तो किसी हाँ? बहुत क्या कर रहा वॉइस वॉइस क्या कर रहा बहुत आवाज सही नहीं है। हाँ थोड़ा है प्रॉब्लम है क्या? इतना ही थोड़ी देर पहले बताया हमने कि जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है, तो मान लो अगर ए डॉट बी निकालना है तो बी वेक्टर का कंपोनेंट एक ही तरफ ले लेंगे तो बी कॉस थीटा आएगा, तो उसके कंपोनेंट को वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी कॉस थीटा आ जाएगा, या ए वेक्टर का कंपोनेंट बी की तरफ ले लेंगे कॉस थीटा और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी कॉस थीटा। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सर वही मैं पूछ रही थी। हाँ ठीक है। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ए इज डिफाइंड एज ए डॉट ए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर। अब इस पर एक क्वेश्चन और, ये थे एग्जाम्पल पे, मान लीजिए द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स A and B are defined as R is equal to A plus B. Find its self dot product, और A और B की भी देखिए मैं निकाल देता हूँ, निकाल तो मैं मीटिंग के बाहर हो जाऊंगा। हाँ तुरंत ही मीटिंग के बाहर हो जाऊंगा निकाल के। देखो अमन तुमने किया सही, अगर थीटा की वैल्यू 0 ली हो तो बेटा समझे अमन कल सी, लेकिन हम जनरल फॉर्म कर रहे हैं बेटा। तो देखो इस r की जगह पे a प्लस बी लिख दिया और ये वाला डॉट बीच में लगा दिए। माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो बेटा, पहले तो ऐसे लिखेंगे, फिर r डॉट r को जैसे a डॉट a को a स्क्वायर लिखा वैसे r डॉट a को r स्क्वायर लिख दिया। अब a का a में करिए a डॉट a, इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव भी बोलते हैं, a का b में करिए तो b डॉट a, फिर b का a में करिए a डॉट b, फिर b का b में करिए तो b डॉट b, a डॉट a को a स्क्वायर, b डॉट a और a डॉट b सेम ही होता है तो a डॉट b लिख सकते हैं, और ये कितना हो गया b स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b की वैल्यू ab cos थीटा। क्या ये दो वेक्टर के एडिशन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नहीं हुआ? ऐसे भी निकाल सकते, इसी से कोसाइन रूल ट्रिग्नोमेट्री का डिफाइन हो जाएगा। समझे आप लोग? समझे? यस सर। यस सर। तीसरा है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ two orthogonal vectors is equal to 0.
क्यों? cos π/2 की वैल्यू क्या थी? 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मतलब इसको ऐसे लिखेंगे कि a डॉट बी अगर 0 आ गया तो दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b या वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a। ठीक। j डॉट के सब में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या k डॉट j इनकी वैल्यू 0। समझ में आ गई बात कि नहीं? कैसा? ठीक है। Yes, sir. अभी तो सिर्फ सर इट मींस जो भी ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा उसकी वैल्यू 0 होगी ना? डॉट प्रोडक्ट 0 होगा उसका, उसकी वैल्यू 0 नहीं है। सही, करेक्ट बोलो। ठीक है। अब अभी मैं सिर्फ बेसिक चीज बता रहा हूं। अब बोल लीजिए। सर वो आई कैप इंटू आई कैप करेंगे तो फिर क्या आएगा आंसर? 1 आएगा, देखो ऊपर कर रखा हूं यहाँ पे। अच्छा सर यहाँ पे, अच्छा सर तो cos 0 है, ठीक है सर। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि डॉट प्रोडक्ट के ऊपर सवाल ही नहीं है, खत्म हो गया सवाल। ऐसा नहीं, बहुत सारे सवाल हैं। तो पहले सिर्फ मैं बेसिक अभी बता दे रहा हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ताकि इतना हो जाए कि आप लोगों को जब वीडियोग्राफ क्वेश्चन हो तो आपको इस सबका इस्तेमाल करना चाहिए। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स always gives a vector quantity. ठीक है। And it is defined as A cross B is equal to mod of A mod of B sin थीटा, और साथ में एक नॉर्मल वेक्टर लिखते हैं n कैप, उसको बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। और इनका क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा वेक्टर C देगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अब यहाँ साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है भाई? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, बाकी जगह 0 होता है। तो थीटा लाइज बिटवीन किसके किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 5 के बीच में। अब देखिए इसमें भी एक बात और ध्यान देने की है। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल ये थीटा है। तो जो तीसरा वेक्टर सी है वो इस तरफ होगा, जो ये वेक्टर सी होगा ये वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा, जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर होंगे उसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये समझ लीजिए कि अगर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप ऊपर हमने लिखा है, इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, द वेक्टर बिफोर क्रॉस साइन, यानी इस क्रॉस साइन के पहले, will rotate towards the vector
after cross sign, if this rotation is in anti-clockwise sense, then third vector C is outward from the plane of the vectors A and B and taken as with positive sign. लेकिन अगर वही ऐसा हो कि मान लो वेक्टर बी को ए की तरफ रोटेट करें, ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर ए था, तो जो तीसरा वेक्टर सी होगा नीचे की तरफ होगा और इसको नेगेटिव साइन के साथ। यहाँ पर देखिए रोटेशन ऐसे हो, यहाँ पर रोटेशन ऐसे होगा, ये थर्ड वेक्टर सी रहा है जो कि बी क्रॉस से हो जाएगा, इसलिए सी डैश और सी इक्वल नहीं होगा, इसलिए कॉम्पिटेटिव नहीं होगा। इफ द वेक्टर बिफोर क्रॉस साइन the vector before cross sign will rotate the vector after cross sign and if this rotation is in clockwise sense, then third vector जिन दोनों को रोटेशन से मिला है C dash is taken inward to the plane of vector A and B and taken as with negative sign. ठीक है, इस पर डिटेल हम अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, ये एक तरह से इंफॉर्मेशन थी आपको। क्लास 5 बजे तक कितने बजे तक है? सर 5 बजे तक है। ठीक है, वेक्टर ऑपरेशन सर ये रोटेट कैसे किया, मतलब ये समझ इमेजिन नहीं कर पाया सर। अभी नहीं इमेजिन करूंगा, अगले क्लास में करा दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। तो तुरंत बाद ही मेरी क्लास है। ओके सर। ये थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।